हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। ये हमारा पार्ट 5 है चैप्टर 3 का। तो इसमें हम बात करने वाले हैं पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट और शील्डिंग इफ़ेक्ट की। ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट बेसिकली होता है, ऐसे समझ सकते हो कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैं इससे पिछले वाले पार्ट में बता चुका हूँ, आपको जाके देख सकते हो वीडियो में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम ये कहते हैं कि S, P एंड D एंड F ये सब शेल हैं, तो इसमें सबसे जो छोटा होता है साइज़, सबसे छोटा इसका होता है। ठीक है, फिर उससे बड़ा साइज़ इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इससे बड़ा होता है। तो मतलब कि जो सबसे छोटा जो सबसेल है, सबसे छोटा जो सेल है हमारा, उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है। तो मतलब उसके अंदर पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा तो मतलब कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसमें होती है, एस सब सेल में होती है, या पेनिट्रेशन इफेक्ट एस सब सेल में होती है, फिर पी में होती है, फिर डी में होती है, फिर एफ में होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होती है, इसमें होती है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे छोटा, क्योंकि साइज़ छोटा है इसका, तो पेनिट्रेशन न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, और फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम एग्जांपल लेके देखें एक, तो अगर हम कहें कि मान के चलो एक एग्जांपल हमारा एनसीईआरटी में, कि अगर बेरिलियम का और बोरोन का, अगर इसका हम एग्जांपल देखते हैं, तो देखो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, और जो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5। बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 5। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम इसकी देखते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, देख सकते हो अगर डिटेल से अगर समझना है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर देखें हम इसकी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 एंड 2s2 यही होगा, क्योंकि 4 है, 2n2 4, और इसका करें तो 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, या 2px1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर साइज़ छोटा इसका है ना, नॉर्मली अगर हम देखें इसके हिसाब से, तो साइज़ छोटा इसका है तो न्यूक्लियर फोर्स भी इसी में ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियर फोर्स इसमें ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी इसी में ज़्यादा होगा, और पेनिट्रेशन इफेक्ट इसमें ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसी में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि हमें उस, अगर मान के चलो ऐसे है एटम, अगर इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। लेकिन इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को हम निकालने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसलिए हम कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। क्योंकि देखो ये लास्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एस में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये फुल्ली फिल्ड है एंड स्टेबल है, एंड स्टेबल जो कंपाउंड होता है उसकी स्टेबल जो ऑर्बिटल होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी। जो स्टेबल होता है या तो कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड हो या कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो। ठीक है, देख रहे हो दोनों एस के दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो इसकी वैसे भी हो गई इसकी। ठीक है, लेकिन इसकी लो हो गई, क्यों? क्योंकि हम इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, आयोनाइज कर सकते हैं, इसलिए इसकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। ठीक है, तो इसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट भी इसी की क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी होगी, इसकी हाई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी मैक्सिमम होगी, तो क्या आप बताओगे, बेरिलियम की। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज़ स्टेबल।
सिमेट्रिकल एंड स्टेबल, दैट इज़ वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ मोर, किसकी, बेरिलियम की, ठीक है। और उसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट भी क्या है, हाई है, इसी की ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं कुछ भी किसी तरीके से बता सकते हो, न्यूक्लियर फोर्स भी इसी में ज़्यादा हो, क्योंकि इसका साइज छोटा है, देख सकते हो एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 5 है, इसका थोड़ा इससे बड़ा है। अगर हम बात करें सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखेंगे, फिर देखेंगे किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो पहले बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो बेरिलियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और फिर बोरोन पे, इस पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा, सॉरी। तो बेरिलियम के अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो प्लस चार्ज आ गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 1s2 और 2s1 हो गया, ठीक है। अब इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1s2 2s2 एंड 2p1 तो निकल जाएगा, कि एक इलेक्ट्रॉन होगी, हमने एक यहाँ पे प्लस चार्ज लगा रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अब देखो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। आगे अब इसका जेड कितना हो गया, बेरिलियम प्लस का जेड कितना हो गया, एक रिमूव कर दिया तो 2 और 1 3, और इसका जेड अब कितना हो गया, बोरोन प्लस का 2 और 2 4। अब देखो क्या हो गया, अब उल्टा हो गया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इसकी दोनों का फुल्ली फिल्ड थे, अब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बोरोन का फुल्ली फिल्ड है, देख रहे हैं ना, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या हो गया, स्टेबल भी हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया एंड स्टेबल हो गया। तो इससे क्या हो गया, हम कई तरीके बता सकते हो, फुल्ली फिल्ड, स्टेबल, सो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट भी इसी का ज़्यादा हो गया। अब इसको देखो बेरिलियम प्लस में, तो यहाँ पर देखो इसको 2s1 है, तो इसमें हम इसको निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी, ठीक है। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये स्टेबल है, इसको नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, मैक्सिमम, इसलिए हाई होगी। तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, बोरोन प्लस की ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी कम होगी, क्यों, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्यों होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ कि S में और P में, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, तो देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, जिसमें न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा। तो S में न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में तो हमने एज इट इज़ लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड में हमने एक रिमूवल किया था, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो अगर हम बेरिलियम में से 2+ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, तो वैसे तो बेरिलियम का 4 होता है, तो हम 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1s2 बचेगा। और अगर बोरोन में से हम 2+ कर दें तो बोरोन का कितना होता है, 5 होता है, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 1s2 एंड 2s1 ये बचेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका तो जेड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका जेड 3 हो जाएगा, इसका। अब देखो किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, क्या इसमें से इजी है, क्या इसमें से इजी है, जिसमें से इजी है बताओ। इसमें से इजी नहीं होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन इसमें से इजी होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। जिसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। इसका मतलब क्या है कि हमें कम आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ रही है इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि आसानी से निकल जा रहा है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अकेला ही है, लेकिन ये क्या है, फुल्ली स्टेबल है, इसलिए ये नहीं निकल पा रहा है। इसमें ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत है, तो इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी इस बार, ठीक है। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम एक्वायर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप बता सकते हो, ठीक है। आफ्टर लूजिंग
2 electron beryllium acquire fully filled electronic configuration, so it is stable and have maximum ionization enthalpy and more penetration effect। ठीक है, जिसकी ionization enthalpy ज़्यादा होगी तो penetration effect भी उसी का ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। चलो इसके बाद हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? तो देखो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो डेफिनेशन में इसकी क्या लिखोगे, न्यूक्लियर फोर्स ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन is less due to inner shell electron repulsion। inner shell electron repulsion मतलब क्या है? देखो शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो शील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई किसी चीज़ से बचा रहा है तो वो आपको शील्ड कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी खतरे से बचा रहे हैं तो वो आप क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको कोई किसी चीज़ से बचाता है तो आपको शील्ड करता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एटम में जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, सभी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जो शेल होते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये क्या करते हैं, ये शेल होते हैं ना यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको, अगर हम बाहर वाली शेल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम अंदर वाले की बात नहीं करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट में हम किसको शील्ड कर रहे हैं, किसको हम बचा रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स से हम किसे बचा रहे हैं, हम बचा रहे हैं इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। हमें न्यूक्लियर फोर्स को इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से बचा के रखना है। हमें इसकी हवा तक नहीं लगने देनी है, इसकी मतलब ये इसकी जो भनक नहीं लगने देनी है, इसकी परछाई तक नहीं पड़ने देनी है इसकी। तो इसका काम कौन करते हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन करते हैं। अंदर वाले जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, अंदर के जो शेल हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन करते हैं। तो अंदर में आपस में रिपल्शन करने से क्या होता है, ये आपस में जब रिपल्शन करते हैं ना एक दूसरे से, रिपल्शन अट्रैक्शन मतलब पास पास आना, और रिपल्शन मतलब एक दूसरे से अपोजिट रिपल्शन करना, ठीक है। तो जब ये रिपल्शन करते हैं ना आपस के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करते वक्त जो भी सारा ये न्यूक्लियर फोर्स जो खींचता है ना, जो भी न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो ये सारा इसी में न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसके ऊपर कम इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियर फोर्स का, समझिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शील्डिंग हो रही है इसको शील्ड करके रख रखा है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने, अंदर वाले शेल्स ने, अंदर वाले जितने भी प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या है, लेस है, कम है, ड्यू टू किसकी वजह से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। जो अंदर के जो शेल है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके रिपल्सन के कारण ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसके द्वारा लगाया जाने वाला, इस पर कम इफेक्ट पड़ रहा है, ये इसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ रहा है इसका। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स इसके ऊपर नहीं पड़ने के कारण हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। और अगर न्यूक्लियर फोर्स इसके ऊपर, अगर अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो अच्छे से इसकी शील्ड करते हैं, बिल्कुल भी इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम अगर लगता है ना, इसको न्यूक्लियर फोर्स से बचा के रखते हैं, तो इसका हम कह सकते हैं कि गुड स्क्रीनिंग हो रही है। क्या कहते हैं हम, गुड स्क्रीनिंग, ठीक है, गुड स्क्रीनिंग कहते हैं। लेकिन अगर अंदर वाले जो सब शेल हैं, अंदर वाले जो शेल हैं, अगर वो किसी तरीके से किसी वजह से सही से शील्ड नहीं कर पाते तो क्या होगा, तो इसका मतलब सही से शील्ड नहीं करेंगे, सही से इसकी रक्षा नहीं करेंगे इसके न्यूक्लियर फोर्स से, तो क्या होगा, इसके पास न्यूक्लियर फोर्स जाने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, इसके पास न्यूक्लियर फोर्स आएगा।
तो जब ये इसके न्यूक्लियर फोर्स के संपर्क में आएगा तो इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर तो न्यूक्लियर फोर्स क्या इंक्रीज़ हो जाएगा इसके ऊपर, तो क्या होगा, हम कहेंगे कि पुअर स्क्रीनिंग हो रही है, पुअर स्क्रीनिंग, है ना। पुअर स्क्रीनिंग कह लो या पुअर शील्डिंग कह लो। तो मतलब अगर इसको अच्छे से देखभाल कर रहे हैं ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर किसी भी तरीके का न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट बहुत ही कम पड़ेगा। अगर कम न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम कहेंगे गुड स्क्रीनिंग। अगर इसके पास न्यूक्लियर फोर्स अगर आ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स अगर ये फील कर पा रहा है ज़्यादा, कब करेगा फील, जब अंदर वाले अच्छे से काम नहीं करेंगे, जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सही से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अगर नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। अब हम एक वर्ड बोलते हैं डिफ्यूज डी एंड एफ सब शेल। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, जब डिफ्यूज डी एंड एफ सब शेल आ जाते हैं ना, तो अंदर वाले डिफ्यूज एंड डी एफ सब शेल आ जाते हैं, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स फिर बढ़ने लगता है। जब ये आ जाते हैं तो तब पुअर स्क्रीनिंग होने स्टार्ट हो जाती है। गुड स्क्रीनिंग कब होती है, जब ये नहीं होते, तब तो ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से इसकी देखभाल करते हैं, इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स नहीं पड़ता। लेकिन जैसे डिफ्यूज डी एन एफ सब शेल आते हैं इसके अंदर, इनके बीचों में, तो ये क्या करते हैं, फिर इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ने लगता है, तो न्यूक्लियर फोर्स इसके पास आने लगता है। तो फिर क्या इसको शील्ड नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है। हमें क्योंकि बचा के रखना था न्यूक्लियर फोर्स से, अब नहीं बच पा रहा है ये, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स पे इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम कह देते हैं कि अब तो पुअर स्क्रीनिंग हो रही है भाई, अब तो इसको बचा के नहीं रख पा रहे। क्यों नहीं रख पा रहे, इनकी वजह से, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा शील्डिंग इफेक्ट इसका मतलब था, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, इसको उतार लो पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें कि गुड स्क्रीनिंग में और पुअर स्क्रीनिंग में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो अगर देखो मैंने क्या बताया था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उसको आप रिमूव करोगे, उस इलेक्ट्रॉन को अगर आयोनाइज करोगे उस इलेक्ट्रॉन को, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, तो उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स भी कम होना चाहिए, ताकि उसको आसानी से आप आयोनाइज कर सको, आसानी से उसको निकाल सको, ठीक है। तो अगर गुड स्क्रीनिंग हो रही है, गुड स्क्रीनिंग में क्या होगा, इस पर न्यूक्लियर फोर्स कम इफेक्ट पड़ेगा, इसको बचा के रखेंगे ये अंदर वाले जो शेल हैं, अंदर वाले जो सब शेल इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर ये गुड स्क्रीनिंग होगा तो इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा, मतलब बहुत ही कम। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम पड़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी कि कम होगी, बताओ। मैंने बताया था अगर न्यूक्लियर फोर्स कम है तो आसानी से इसको निकाल सकते हो। अगर आसानी से हम निकाल सकते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, हमें कम एनर्जी से काम चल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स अगर कम है ना इसके ऊपर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो हमें कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी, कम एनर्जी से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। लेकिन अगर डिफ्यूज डी एन एफ सब शेल आ गए तो क्या होगा, पुअर स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस पर न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट फिर पड़ने लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और फिर क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज़ हो गया तो इसको निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कब जरूरत पड़ती है, पुअर स्क्रीनिंग में, ठीक है। तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर होएगी इसके अंदर पुअर स्क्रीनिंग में, ध्यान रखना इसको, इसी से रिलेट करना है। अब हम बात करते हैं कि पुअर स्क्रीनिंग होती किस में है। गुड स्क्रीनिंग तो मैंने बताई, लेकिन हम बात करेंगे पुअर स्क्रीनिंग की। देखो मैं आपको बता दूँ, डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होने लगती है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कम होने लगता है। और न्यूक्लियर फोर्स कम होएगा तो क्या होगा, आसानी से रिमूव कर सकते हो इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज़ होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन हम अगर देखो यहाँ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होनी चाहिए। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, बोरोन फैमिली है।
तो इसमें देखो डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होनी चाहिए। ये जो है, ये जो यूनिट ये जो लिखी है ना, ये वैल्यूज़ हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। जो वैल्यूज़ हैं ये किलो जूल पर मोल में है ये, ठीक है, किलो जूल पर मोल में यूनिट है ये इसकी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है ये सारी। तो इसमें बोरोन में देखो डाउन द ग्रुप, इसमें यहाँ से यहाँ अगर आते हैं तब तो ये क्या हो रही, डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर देखो 77 के बाद इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई है, ठीक है। तो बढ़ने का क्या मतलब है, यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि बोरोन से एल्यूमिनियम तो डिक्रीज़ हो रही है जैसे होनी चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम अगर हम आ गए तो 77 से 78 हो गई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने का क्या मतलब है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बढ़ने का क्या कारण है, देखो मैंने लिखा है पुअर स्क्रीनिंग। तो पुअर स्क्रीनिंग कब होती है, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है डिफ्यूज DNF सब सेल जब आ जाते हैं तो पुअर स्क्रीनिंग होती है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इन गैलियम ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ DNF सब सेल न्यूक्लियर फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। समझिए, यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों हो गई, हम आप कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि ड्यू टू इन गैलियम ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ DNF सब सेल, गैलियम में क्या हो जाते हैं, DNF सब सेल आ जाते हैं जो क्या करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। और जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स फिर बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर फोर्स फिर जब बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद इंडियम में भी फिर ऐसा ही होता है, वैसे यहाँ बढ़ी नहीं है लेकिन इसके अंदर भी फिर इसके बाद फिर ऐसा ही होता है। देखो यहाँ भी देखो बढ़ गई है, तो फिर इनके अंदर क्या हो जाते हैं, DNF सब सेल आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर DNF सब सेल आने के कारण क्या होता है, DNF सब सेल आने के कारण डिफ्यूज DNF सब सेल आने के कारण, डिफ्यूज वर्ड दे, डिफ्यूज DNF सब सेल आने के कारण इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस, दैट इज़ वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप व्हेन वी मूव गैलियम टू इंडियम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है शील्डिंग इफेक्ट का। अगर कोई पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके बताना वीडियो समझ में आई कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।